बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम हक आई के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। अदनान मिर्ज़ा साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? खैरियत से हैं? ठीक है नाज़रीन, इंतहाई अहमियत का हामिल प्रोग्राम आज का होने वाला है। गुफ्तगू आज बहुत अहम होने वाली है। इसकी वजह यह है कि इसराइल का सबसे बड़ा जो पार्टनर इन क्राइम है, यानी कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे होते रहे हैं। जो कुछ होता रहा है वो सारी तफसील हमने आपके साथ शेयर की है। वहाँ की नौजवान नस्ल अमेरिका के बनाए हुए जो प्रोपागेंडा का एक जाल था उसको तोड़ने में कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। तफसील क्या है वो अब से कुछ देर बाद आप जान सकेंगे। प्रोग्राम पूरा देखिएगा तभी आपको बात प्रॉपर समझ में आएगी। पहले हम थोड़ी सी गज़ा की सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं, जंगबंदी के ऊपर बात कर लेते हैं, तबादले जो कैदियों के हुए हैं उसके हवाले से बात कर लेते हैं। उसके ऊपर फिर मज़ीद इंशाल्लाह डीप डिगिंग करेंगे। जी अदनान भाई, अपडेट्स थोड़ी सी देते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद हम बात करते तो ये आज दूसरा दिन है उसका प्रिजनर स्वैप का। जी। तो हर एक इजरायली हॉस्टेज के बदले में इसराइल जो है जो फ़लस्तीन से रिलीज़ होंगे उसके बदले में 3 जो फ़लस्तीनी कैदी हैं जो इसराइल की प्रिजन्स में हैं उनको रिलीज़ होंगे। इन्हें 1:3 का रेशो है। ठीक है। तो कल जो था 24 हॉस्टेजेस रिलीज़ हुए थे। आज का जो प्रोग्राम है वो तकरीबन 14 हॉस्टेजेस को रिलीज़ करने का। राइट। तो अभी जो पिछले जो 24 थे उसमें से ज़्यादातर आई थिंक जो 24 थे उसमें से थाई थे, फिलिपिनो थे और कुछ 13 इसराइलीज थे। ठीक है। और अभी भी ऐसे लग रहा है कि वो उन्होंने लिस्ट भेज दिया है कि इनको वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन मेनली वो जो फॉरेनर्स उसमें हॉस्टेजेस हैं उनको पहले रिलीज़ करेंगे, इसराइल को बाद में। ठीक है। और फ़लस्तीन की जो इसराइल की जेल के अंदर बहुत सारे माइनर्स और वुमेन हैं उनको पहले रिलीज़ किया जा रहा है और मेरे ख्याल से ज़्यादातर उन्हीं को ही रिलीज़ किया जाएगा। सही। और इस वक्त इसराइल के अंदर जो नोन नंबर्स हैं अंडर प्रिजन सिस्टम वो तकरीबन 8,000 के करीब हैं। सही। ठीक है, उसमें बहुत सारे माइनर्स और वुमेन हैं और ज़्यादातर जो लोग अरेस्ट है ज़्यादातर उसमें वो हैं जिन्होंने माइनर इन्फ्रैक्शंस की थी, जैसे जो किसी दूसरी कंट्री में उसको क्राइम भी नहीं करेंगे इस लेवल का कि आपने जो है उनको ऑलमोस्ट लाइक स्टोन थ्रोइंग पे तकरीबन आप 20-20 साल की सज़ा भी वहाँ पे दे देते हैं। और बच्चे हैं लाइक आई मीन रियली किड्स, उनको हमने बहुत सारी वीडियोस आई हैं इसमें बच्चों को ये लोग बहुत साल से जो है ना अरेस्ट करके ले जाते हैं माँ बाप के सामने। और ये बच्चे वो है जो बेसिकली जो एक नॉर्मल पूरी दुनिया के अंदर जो बच्चे हैं उस तरह से उनकी लाइफ ही नहीं है। बेसिकली वो बच्चे हैं जो गुलामी कबूल नहीं करते। वो आई मीन राइट, आई मीन ये तो इंसानी फितरत है। बिल्कुल ठीक है, रिटेलिएट करेगा। एनिमल इंस्टिंक्ट है कि आप ऐसे ही। फ्री रहना है बेसिकली। आई मीन जानवर को भी आप परिंदे को देख लें। हाँ, किसी भी परिंदे को, आई मीन वो कैद में वो लाइफ नहीं होती है एंड दे वांट टू बी फ्री, इवन दो वो फ्री लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना अरसा से वो कैद में रहे वो परिंदे जानवर, लेकिन बट स्टिल दे वांट टू बी फ्री। तो ये तो एक इंस्टिंक्टिव नेचर है। बिल्कुल और आपने एक पूरी नेशन को जो है अननेसेसरली बिला वजह के लिए बगैर किसी जुर्म के जेल में रखा हुआ है। यानी एक बच्चा निकलता है वो कैद में है, लाइक आई मीन उसका क्या गुनाह है कि वो कैद। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बहुत अरसे से ही जा रही थी और ये अब जिससे बहुत तेज़ी से अनफोल्ड हो रही है। अब जिस तेज़ी से अनफोल्ड हो रही है उसी तरह से उसकी जो कॉन्टेक्स्ट है वो लोगों को समझ में आ रहा है जो पहले नहीं आता था। वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है। बिल्कुल। अब क्योंकि पूरी स्पॉटलाइट यहाँ पे है और हट भी नहीं रही है, आई मीन रोज़ाना एंड कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो लोग जो है, और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में ये ज़्यादा हो रहा है। इस्लामिक कंट्रीज़ में क्योंकि सिस्टम ऐसे हैं, पुलिस स्टेट्स एंड मिलिट्री स्टेट्स हैं, यहाँ पे आपको जो है ना वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना अवेलेबल नहीं है। और लोग भी जो है ना सहमे से रहते हैं कि कुछ कर दिया तो फिर पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। ऐसे ही। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले एक ओबामा की कैबिनेट के या जब गवर्नमेंट थी उनका एक बंदा था जो नेशनल सिक्योरिटी में था, उसने एक अमेरिका के अंदर एक वेंडर था इजिप्ट का, ठीक है, उसको बेसिकली वर्बली अब्यूज किया। और उसको वो बेसिकली कह रहा था कि तुम्हें इजिप्ट के मुहावरात का पता है, वहाँ पर तुम्हारे वालिदैन के साथ क्या करेंगे, एक एक करके नाखून निकालेंगे। तो ये बेसिकली इमेज है कि हमारी जो विजुअलाइज करवा। हाँ वो एंड इट्स ट्रू एक्चुअली। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे आई मीन हम ज़्यादा अरसा पहले भी जाने की ज़रूरत नहीं है,
9/11 जब हुआ था उसके बाद जो यूएस ने पूरी दुनिया के अंदर से बहुत सारे प्रिजनर्स को इकट्ठा किया था, खासतौर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। आई मीन आई थिंक नंबर्स थाउजेंड्स में आएंगे, क्योंकि इन गवर्नमेंट्स को, आई मीन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रियली हर कैदी को देने के, और वो कैदी भी क्या था, उन्होंने ऐसे ही पकड़ लिया फॉरेनर है, चलो भाई $5,000 इन्होंने इकट्ठे दिए थे। सही। तो ये तो आई मीन इट्स जस्ट ओपन, आई मीन इसमें कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, रिटन इन द बुक ये। और ये जो है वो जो कॉन्फिडेंशियल वाली चीज़ है, ये वो भी नहीं। नहीं, ये बिल्कुल, आई मीन ये बिल्कुल कोई क्लासिक फिल्म को लगी। ये बिल्कुल, और ये बल्कि जिन्होंने लिखा है उन्होंने तो बहुत फख्र से लिखा था कि हमने तो बेचे हैं भाई आपको पैसा, बंदे दिया, हमने तो आपको बंदे दिए हैं, आपका इतना काम किया हमने। तो ऐसे कुछ लोग जो हैं जिनको डायरेक्ट ग्वांटानामो नहीं लेके गया, उनको जहाज जो था ऐसी कंट्रीज में लेके गया, मोरक्को लेके चला गया, इजिप्ट लेके गया, सीरिया लेके चला गया, और उधर उनके साथ टॉर्चर किया जो अमेरिकन खुद नहीं कर रहे थे, वो इनसे करवाते थे, मुसलमान मुल्कों की फोर्सेस से करा रहे थे। बिल्कुल। यानी आप वो, यानी ये ऐसी चीज़ें थी जो हमने तो वो देखा जो अमेरिकन ने इराक की प्रिजन अबू गरीब के अंदर किया, या बगराम एयरबेस पे किया, या ग्वांटानामो से के बाद से जो हमें कुछ चीज़ें पता चली कि उन्होंने किस तरह से टॉर्चर किया। ये जो टॉर्चर इन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ में किया, ये CIA की ब्लैक साइट्स थी, और ये वही है ना, जैसे हुस्न मुबारक डिक्टेटर या बशार अल-असद या आई मीन सीसी। हाँ, सीसी। तो ये ऐसे ही लोगों के पास लेके गए कि भाई आप करो, खुद थे वहाँ पे मॉनिटर करते, लेकिन करवा मुसलमान मॉनिटर ये कर रहे थे क्या मुसलमान सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जैसा सिखाया वैसे ट्रेनिंग के थ्रू कर रहे हैं या नहीं, उससे ज़्यादा ये करके दिखा दिए। तो वो तो फिर कहते हैं ना कि देखिए आपने जैसे सिखाया है हम उससे बहुत ज़्यादा अच्छा सीखें। देखिए ये हमारे अंदर क्वालिटी है कि हम जो है वो ज़्यादा बड़े वाले गुलाम हैं, आप हमें कम समझते हैं। एग्जैक्टली। तो ये वो चीज़ें हमें नज़र आई, तो वही इमेज है, और वही ये ओबामा के टाइम पे जो गवर्नमेंट लीडर था, आई मीन गवर्नमेंट के अंदर इसकी पोजीशन थी, उसने टॉन्ट किया एक वेंडर को जो उस सैंडविच बेच रहा था यूएस के अंदर। एक वो जो आप फूड कार्ट्स होते, फूड ट्रक्स होते हैं, उसमें से वो कोई सैंडविच वगैरह बेच रहा था, तो उसके साथ वो इस तरह की रेशियली अब्यूज़ कर रहा था कि तुम तो वहाँ जाना चाहिए, मैं तो अमेरिका में, हम फ्री हैं, तो की तरह नहीं इजिप्ट में जैसे होता है। वो बात आई मीन उसने इस तरह से उसको तंज़िया कहा, लेकिन उसके पीछे यूएस है ना बेसिकली। हर चीज़ में आपको पता चल जाता है कि दुनिया का जो जिस तरह से दुनिया चल रही है इस वक्त, वो किस तरह चल रही है, और इनको अपोज करना इज़ रियली इम्पोर्टेंट रियली, क्योंकि ये देखें कुरान के अंदर जो हमें मैसेज मिलता है वो यही मिलता है। एग्जैक्टली यही मिलता है कि जितने भी अंबिया आए रसूल आए, उन्होंने बेसिकली स्टेटस को चैलेंज। एग्जैक्टली। तो हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि हम लोगों को, अगर ये सब अल्लाह सुब्हान तआला ने हर चीज़ लिस्ट की हुई कि इनके साथ इस तरह हो, इनके साथ इस तरह हो, इनके साथ इस तरह हो, तो वो सब चीज़ें तो आजकल हो नहीं है। तो हमें ये इजाज़त नहीं है कि हम क्वेश्चन करें जो स्टेटस को है, कि अगर ये स्टेटस को ऐसा है कि क्यों है इस तरह। तो खैर वो बात क्या कहते हैं, इट्स अ लॉन्गर डिस्कशन। बिल्कुल। अभी सिर्फ हम जो करंट सिचुएशन है तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि यूएस के अंदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जैसे उसका भी मेंशन किया था, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, उस पर भी इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम है आजकल कि जो यूथ है वो देयर कंट्रोल में नहीं आ रही, हर चीज़ उनके सामने। बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक मूव चली, 16 नवंबर को स्टार्ट हुआ है ये सिलसिला। लेटर टू अमेरिका के नाम से एक हैशटैग जनरेट किया कुछ लोगों ने, और वो विदिन 2 डेज़ इतना वायरल हुआ कि 2 दिन के बाद ही अमेरिकी हुकूमत ने चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उनसे बात करके, टिकटॉक से बात करके, यूएस के अंदर जो टिकटॉक था उसके अंदर से जो उनका एल्गोरिदम है, जो काम कर रहे हैं जिस तरीके से वो लोग, इस तरह के सारे जितने भी हैशटैग्स हैं सबको बैन करवाया। उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद जो है वो उन्होंने जायज़ा लिया, मीटिंग्स बुलाई, ये वो भाग दौड़ शुरू हुई। फाइनली ये तय उन्होंने किया कि भाई हम जो है वो टिकटॉक को बंद करने जा रहे हैं। टिकटॉक को ये पता चला तो उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए इंस्टाग्राम और फेसबुक के स्टैट्स निकाल कर उनके सामने रखे, बल्कि मुंह पे मारे। उन्होंने एक ग्राफ शो किया, उसके अंदर टिकटॉक जो है वो यहाँ है
इंस्टाग्राम यहाँ है और फेसबुक उससे भी ऊपर है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपने बंद ही करना है तो फिर जो अमेरिका की जो कंपनीज है सोशल मीडिया साइट्स, पहले तो उनको करें। बिल्कुल ठीक है, नंबर्स कुछ हैं मेरे पास, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, हमारे व्यूअर्स के साथ भी। बड़े मज़ेदार किस्म के ये नंबर्स हैं, जिसके अंदर वो जो 2 दिन है ना, जिनके अंदर जो 16 और 17 नवंबर को जो मैंने बताया आपको कि सिलसिला चला था, तकरीबन 1.5 करोड़ लोग जो है वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके थे। ये लेटर टू अमेरिका बेसिकली हम अपने व्यूअर्स के लिए बता दें कि ये 2002 में, नेक्स्ट ईयर टू 9/11 2001 में हुआ, ये 2002 में बिन लादेन ने ये लेटर लिखा था अमेरिका के लोगों के नाम, जो कि वॉशिंगटन पोस्ट ने पब्लिश किया, बिल्कुल पब्लिश किया और एज इट इज़ ट्रांसलेट करके उसने पब्लिश किया। अच्छा, 20 साल तक, मज़े का खेज बात इसके अंदर ये है कि 20 साल तक जो है वो ये लेटर वॉशिंगटन की वेबसाइट पे मौजूद था। और अभी ये जो वाक़यात शुरू हुए, ये जलना शुरू हुआ, तो लेटर टू अमेरिका के नाम से जब लोगों ने ट्रैंक्स चलाए तो वो उन्होंने वहाँ पर हटवा दिया। वो अच्छा इन्होंने हटा दिया। इनको ऐसा लग रहा है कि सब रोटी को चोची कहते हैं, जिस तरह हम चला रहे थे दूसरी जंग अजीम के बाद से, जो प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बिल्डिंग का काम ये लोग कर रहे थे, अच्छा वो अभी तक बहुत कारामद तरीके से चल रहा था। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर ये लोग एक्सपोज हुए। अब लोगों को ये समझ में आना शुरू हुआ है। अच्छा, उस लेटर टू अमेरिका का जो थोड़ा सा क्रक्स है, वो जो है वो थोड़ा सा अपने नाज़रीन के लिए बता देते हैं कि उसके अंदर बेसिकली ओबामा ने अमरीकी जो अवाम है उनके नाम ख़त लिखा था कि आपकी जो अवाम है मुसलमान ममालिक के अंदर किस किस तरीके से काम कर रही है और मुसलमानों को मार रही है। और फिर आखिर में उसने जो है वो बताया कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके टैक्सेस के हर साल इसराइल को दिए जाते हैं कि वो मुसलमानों को मारे, ख़ास तौर से फ़लस्तीनियों को मारे। ठीक है, बेसिकली उसने इसको ये कहा था कि हम ये जवाज़ है कि जिसकी वजह से हम जो है वो 9/11 हमने अटैक किया। अच्छा, ना ही इस्लामी अकायद और ना ही इस्लाम का कोई भी जो स्कॉलर हैं या जो भी लोग हैं वो इसको ठीक कहेंगे। मतलब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि जो है वो किसी भी सिविलियन को मार दिया जाए या मासूम इंसान का खून बहाया जाए। एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, ये बात इस्लाम करता है और इस्लाम की बेसिक जो इसकी नॉलेज है उसके अंदर ये बात बताई जाती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इतना अवेयर अब लोग होना शुरू हो गए हैं कि ये परेशान हो गए कि अब क्या करें, ये तो अब काबू में नहीं आ रहे। और फिर नेशन बिल्ड जनरेशन वाली चीज़ होती है, जनरेशन बिल्ड नेशन वाली चीज़ होती है कि नेशंस जो है वो तब्दील होती रहती है, उनका माइंडसेट चेंज होता रहता है जैसे जैसे जनरेशन। अब ये जनरेशन जी फिर अल्फ़ा जी, दोनों जो है वो इसमें जो 20-22 साल के 25 साल के नौजवान हैं, 30 साल के नौजवान हैं वो भी हैं, और टीनेजर्स वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोग बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। सब 8 से 12 साल 15 साल के जो बच्चे हैं जिनको अल्फ़ा जी कहा जाता है जनरेशन के उसके अंदर, वो भी इसके अंदर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े ट्रेंड्स और बहुत, तब आप ये समझें कि तूफ़ान मचा हुआ है। राइट, देखिए उसकी मेन वजह पता क्या कि ये जो जनरेशन है जिनकी हम बात करें, ये मेन स्ट्रीम टीवी नहीं देखती हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना, इन्होंने they don't trust it, ठीक है, और they don't find it attractive, वो entertaining, तो वो उन्होंने basically तो वो they go with the social media, जहाँ पे वो अपने like minded लोगों से चीज़ें लेते हैं, तो they don't trust the traditional। तो ये जो traditional थी मीडिया के, जिस तरह से उन्होंने अखबारों पे कब्जा किया, फिर टीवी रेडियो इस तरह से कब्जा करते गए और मेन स्ट्रीम वेबसाइट्स को भी करते हैं, ये वही जनरेशन बैठी है ना। देखिए ये ऐसी जनरेशन है जिसको डर लगा रहता है कि हम किसी को दे भी नहीं अपनी चीज़ें, यानी वो ये लीडरशिप भी तो ट्रांसफर नहीं कर रहे ना, बस बैठे हुए हैं। इनका माइंडसेट वो है ही नहीं उस लेवल, मजा रहे हैं ना बेसिकली। तो ये वो उसको फाइट करने के लिए देखना बहुत बड़ा गैप है, वेरी बिग गैप। और लेकिन अब जो है ये वाली जनरेशन बड़ी हो गई है एंड दे आर मैच्योर इनफ टू मेक देयर ओन डिसीजंस, या उनको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये चीज़ें दे ग्रो अप विद दिस बेसिकली। जो 2001 के अंदर जब 9/11 हुआ था, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें आई इन द सेंस के इन्होंने जो प्रीटेक्स्ट बनाया था कि भाई देखिए अमेरिका को अटैक हुआ 9/11 पे, सद्दाम हुसैन हैड नथिंग टू डू विद इट, नथिंग टू डू विद, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी प्लान बनाया था। मैंने आपको बताया इनके पास सबकी फाइल है और ये खुला कहते हैं कि हमें इस कंट्री के पास जाना है। अब बात ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है दे डोंट केयर कि क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट, उनको यही नहीं पता होता अपने मुल्क में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, अनअवेयर है ना, बिल्कुल अनअवेयर। तो उस वक्त तो उन्होंने ये लेकिन जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिनसे इनको पैसे मिलना है, उनको बताने के लिए ये सब चीज़ें बातें करो, ये 70s 80s से कर रहे हैं बातें, कोई ये नई बात नहीं है। बाइडन की
80s की क्लिप्स आ जाएंगी, या निक्सन की क्लिप्स आ जाएंगी, या और किसी टीज में ही कहा था ना बाइडन ने कि हमें एक और स्टाइल बनाना हाँ, पड़ता। तो वो चीज़ तो वो जो नैरेटिव उन्होंने अपने लोगों को, जिससे उनको जिनके लिए काम करते हैं वो लोग, मेनली जो पावर ब्रोकर्स उनके लिए काम करते हैं ना ये लोग, तो उनको कहने के लिए भी हम तो ये कर रहे हैं और हमारे प्लान, और वो उस प्लान पे चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, चाहे वो क्लिंटन हो, जॉर्ज बुश हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो या ओबामा हो, ये सब दे वर्क उस प्लान के ऊपर। ट्रम्प जो आया था वो थोड़ा सा उसने चेंज की थी, आई मीन बहुत सारी चीज़ें उसने अपनी मर्जी से जो है ना चेंज की थी जो उनको पसंद नहीं आए। लेकिन इन द रिसेंट हिस्ट्री 2 प्रेसिडेंट्स हैं जो ऐसे आए थे जिनको ये बिल्कुल जो है ना जो इनकी आप कह लें जो पावर एलीट से उनको प्रॉब्लम हुआ था, नहीं उनको प्रॉब्लम हुआ था कि ये लोग ऐसे ही आ गए ना। उस पर एक तो ट्रम्प था रिसेंटली, ठीक है ना, और दूसरा था जिमी कार्टर। जिमी कार्टर अभी भी बोलता है उस, और वो एंटी इजराइल बोलता है, और लेकिन वो भी अनएक्सपेक्टेडली आ गया तो ऊपर, लेकिन उसकी वो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी नहीं थी, उन्होंने उसको एक ही इलेक्शन के बाद जो है फारिग कर दिया था। और अब ये जो ट्रम्प आए तो अब ट्रम्प के पीछे भी ये लोग पड़े हुए। मैं वैसे ट्रम्प को कंडोन वगैरह नहीं करता, लेकिन वो ऑलरेडी एक और दूसरी चीज़ में, लेकिन मैं आपको सिस्टमैटिकली बता रहा हूँ, ये जो पावर्स दैट बी हैं, ये जो कहते हैं कि हमें हमारी ये वैल्यूज़ हैं या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं या फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये इस पर असल में बिलीव नहीं करते। ये अपने मफाद के लिए इनको इस्तेमाल करता है। अगर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच को कोई इशू नहीं होता तो ये एडवर्ड स्नोडेन या जूलियन असांज या एरन श्वार्ट्ज जैसे लोग के पीछे क्यों इस तरह वो करते हैं। अभी आपको पता है जूलियन असांज कितने अरसे इक्वाडोरियन एम्बेसी में था लंदन के अंदर, एडवर्ड स्नोडेन को रशिया जाना पड़ा। तो अगर इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई इशू नहीं है, या ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी हो, या हम कॉन्स्टिट्यूशन हमें यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इनको जो उन्होंने किया तो उनको तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, ना कि उनको वो परसिक्यूट करेंगे भाई आपने जो है ना वो हमारे ये क्लास नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्यों थ्रेट है? क्योंकि आप एक ऐसे काम कर रहे हैं जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाज़त नहीं देता, और आप अपनी आवाम को नहीं चाहते कि उनको पता चले, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं अपनी आवाम को। ये अभी मेन स्ट्रीम की आपने बात की ना, तो सबसे बड़ा जो इनका हवारी और क्राइम पार्टनर है इसराइल का, वो यूएस है। यूएस का मीडिया जो है वो उसका माउथ पीस है। लेकिन इतना बड़ा प्रेशर है इनकी अपनी जो आवाम है उनका भी, गवर्नमेंट पे भी है और साथ ही साथ मीडिया के ऊपर भी है। उसके अलावा दुनिया भर का एक प्रेशर है। तो उसके अंदर जो है वो मेरे पास से 2-3 सहाफ़ी हैं अमेरिका के, एक तो CNN के हैं और दूसरे जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्टीव हेंड्रिक्स। इन लोगों को ले जाया गया अल शिफा के ऊपर, जो कुछ इन्होंने किया उसके बाद ये टनल्स देखने के लिए गए और सारी चीज़ें, इन्होंने इनको 1 मिनट का दौरा करवाया उस जगह को दिखाने के लिए, और किसी को भी लाइट ऑन करने की इजाज़त नहीं थी, मनाजर को कैप्चर करने की इजाज़त नहीं थी। सेलेक्ट खुद किए जर्नलिस्ट कि किन को लेके जाना है, टॉर्च ऑन कोई नहीं करेगा, जहाँ हम बोलेंगे वहाँ पे नहीं वीडियो बनानी है, सब कुछ इन्होंने खुद किया, प्लान किया, एक एनिमेटेड वीडियो बनाई, वो इनके साथ शेयर की। इस सब के बावजूद एक इन्होंने टनल दिखाई, थोड़ी सी खुदी हुई सी थी वो, और उसका वो इन्होंने वो करवा के उसके बाद इन्होंने कहा कि ये वो टनल है जिसके अंदर इनके कमांडर्स रहते थे और सारी चीज़ें। स्टीव हेंड्रिक्स अपनी जो रिपोर्ट है जो उसने आके रिपोर्ट किया, वो कह रहा है कि ये सब कुछ के अंदर, इस पूरे तनाजुर के अंदर मैंने जो चीज़ें वहाँ पर महसूस की, मैं पहले भी गज़ा गया हूँ लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी जहन्नुम में आ गया। ये उसके अल्फाज हैं एग्जैक्टली। फिर वो आगे लिख रहा है कि मैं जब वहाँ गया तो मुझे सिर्फ लाशों की बदबू आई। इसके अलावा जब हम टनल्स के पास हमें ले जाया गया तो वहाँ जितनी भी करीब में इमारतें थीं उन सब से धुआं उठ रहा था, जैसे कि ये अभी कुछ देर पहले जलाई गई हूँ। फिर जब हमें टनल के पास ले जाया गया, वहाँ पर एक सहाफ़ी को वीडियो बनाने की इजाज़त दी गई और कहा गया कि सबके साथ वही शेयर कर ले, यानी कि एक टॉर्च ऑन होगी और एक मोबाइल या कैमरा जो भी है वो ऑन होगा और वो वीडियो बनाएगा, बाकी सबके साथ वो शेयर कर लेगा, ताकि अलग अलग एंगल से कोई चीज़ नज़र ना आ जाए। अपना एंगल दिया, खुद बनाएंगे, और साथ ही साथ वो उसको गाइड कर रहा है कि जी देखिए ये एनिमेटेड वीडियो भी है, इन्होंने ऐसे ऐसे आया और ये इन्होंने नीचे सुरंगें बनाई थी और सारी कुछ। वो कह रहा है कि हम यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते, ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने खुद हमें बताई थी, क्योंकि हमें फ्री काम करने की इजाज़त नहीं थी, तो इसलिए हम यकीन से नहीं कह सकते। ये स्टीव हेंड्रिक्स के अल्फाज हैं। बाकी जो जर्नलिस्ट हैं जो CNN के और दीगर के, उन्होंने भी जो है वो इसी किस्म की बातें आकर रिपोर्ट की हैं। अब इसके अंदर मज़ेदार बात जो है वो ये है कि न्यूज़ वीक एक और वीकली मैगज़ीन है वहाँ का,
वो ये लिख रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें क्लेम की जा रही हैं, वो जो ख़बरें 1980s की टनल्स के हवाले से हैं कि जो इसराइल ने बनाई थी, जबकि उसका गज़ा के ऊपर मुकम्मल तसल्लुत था। अपने लिए उन्होंने बनाई थी, रास्ते बनाए थे बेसिकली इसराइल के यरूशलेम से डायरेक्ट जो है वो यहाँ तिल अबीब से यहाँ पर आने के, वो उन्होंने ख़ुद खोदी थी। और वो इसने वहाँ पर जो न्यूज़ वीक है उसने इसको रिपोर्ट किया, कहा है कि ये सब फैक्ट हैं और बिल्कुल हमने इसको चेक किया है, वेरीफाई किया है 1980s के अंदर इसराइल ने। अब ये पूरा जो तनाजुर है इसके अंदर इनके ऊपर भी प्रेशर है, हालांकि ये माउथ पीस है अपनी गवर्नमेंट के भी और इसराइल के भी, उनका नैरेटिव सामने रखते हैं हमेशा, लेकिन इनके भी प्रेशर। इसका मतलब ये है कि कुछ तो बड़ा हुआ है ना। अब इसराइल के ऊपर एक प्रेशर ये है कि इसको ये साबित करना पड़ेगा। नहीं देखिए, उनका एक एक्स मुझे नहीं पता, एक्स गवर्नमेंट लीडर थे, मुझे नहीं पता एक्स प्रेसिडेंट थे कौन थे, उन्होंने क्रिश्चियन अमनपुर CNN की एक बहुत बड़ी एंकर पर्सन है, उनके शो पे खुद एडमिट किया कि ये जो टनल सिस्टम की जो बात कर रहे हैं ये तो हमने खुद बनाए थे। दे एडमिटेड। इसमें कोई देखिए, ये जो न्यूज़वीक का भी आर्टिकल है, इट्स बेस्ड ऑन इट इज ट्रू एक्चुअली, क्योंकि देखिए और उसने खुद क्या था कि गज़ा के अंदर असल में स्पेस का मसला है, तो हमने ये हॉस्पिटल की एक्सटेंशन के लिए ही हमने ये बेसमेंट्स बनाई थी और उसमें टनल सिस्टम्स भी क्रिएट किए थे, क्योंकि देखिए इजराइल में बहुत सारे टनल्स हैं, बंकर्स वगैरह, वो एंड दे डिड इट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, राइट। तो ये तो कोई इसमें रियली कोई कंस्पिरेसी थ्योरी बात ये है कि आपने पे अटेंशन करना है कि व्हाट हैज़ हैपेंड थ्रू आउट द इयर्स। देखिए तो सिर्फ 17 साल से आपने गज़ा को इन्होंने छोड़ा, उससे पहले तो गज़ा ऑक्यूपाइड था। बिल्कुल जिस तरह से वेस्ट बैंक 100% ऑक्यूपाइड। हाँ, तो जिस तरह से वेस्ट बैंक ऑक्यूपाइड है, वो जब कुछ भी करने की इजाज़त है। हाँ, यहाँ भी ऐसी कि फोर्सेस क्या करते हैं, ऑलरेडी इन्होंने, हमने पहले बात की थी, वेस्ट बैंक को इन्होंने डिफरेंट तरीके से दीवारें बनाई हैं, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हैं, फिर कट ऑफ कर दिया, एक विलेज को दूसरे विलेज से कट ऑफ कर दिया। तो अब ये और भी क्या करते हैं, ये जो 24 आवर्स जो है ना इनकी प्रेजेंस रहती है ना वेस्ट बैंक पे, हर जगह उन्होंने जेल की तरह बार्ब वायर्स बनाए हुए, किसी को निकलना है उसके लिए परमिट चाहिए और परमिशन होनी चाहिए। तो ये किसी की भी घर में भी घुस जाती है, पूरे जो ये शाम से लेकर रात सुबह तक जो है ना, ये रात को कहीं पे भी छतों से टाप के किसी भी घर में घुस जाते हैं और तलाशी लेते हैं या घर वालों से यानी पूछगिछ करते हैं। उनको बहुत अरसे से अंडर टेरर रखा हुआ है। तो ये कंट्रोल जो था इससे इनके पास गज़ा में था, गज़ा में इनको छोड़ना पड़ा इवेंचुअली, लेकिन और ये इसलिए उन पुरानी बातें हैं कि ये टनल सिस्टम उन्होंने खुद बनाया और ये दुनिया को ऐसे बताते कि अब्बास के बने हुए, अभी भी जो उसकी वीडियो कोई देखे तो ऐसा नहीं लगेगा हमास में आए, बहुत पुराने लगे, आपको दीवारें देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा। और ये चीज़ें लिमिटेड, जैसा आपने बताया कि वो कुछ चीज़ें आने दे रहे हैं, ये सब हर चीज़ के आने देने के बावजूद भी है ना, ऐसी चीज़ें आपको नजर आएंगी। वही ना, ये हम नहीं कह रहे, ये वहाँ के CNN के लोग कह रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट के लोग कह रहे हैं, कोई वेरीफाई करना चाहे तो उनकी वेबसाइट पर जाके देख। बिल्कुल। और पहले दिन तो उन्होंने ऐसी वो एलिवेटर की शैफ्ट होती है, रेगुलर उन्होंने एलिवेटर निकाली थी तो कहते ये टनल है, यानी ये सब प्रोपेगेंडा है। फिर वो दीवार पे उन्होंने कैलेंडर, पेपर पे कैलेंडर लिखा था, अरबी में ये लिखा होता है, प्लानिंग लिखी है ये आई मीन, तो ये सब इनको बैकफायर हो रहा है हर चीज़, क्योंकि ये जो उनका जो स्पोक्स पर्सन है तो वो ऐसे सीरियस शक्ल बना के बोलता है। आई मीन ये सब एक्टर्स है, रियली एक्टर्स। मैं आपको पहले बताया था कि जब कुवैत और इराक का मसला होता तो उन्होंने एक जो कुवैत की जो US के अंदर कुवैत की एम्बेसडर की बेटी थी उसको प्रेप करने के लिए $1 मिलियन खर्च किया था, सिर्फ इससे कि वो कांग्रेस के सामने रो दो के ये बताए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। हालांकि वो खुद, किसी ने उससे ये नहीं पूछा बेटा आप सारे कुवैत में तो जंग हुई है, आप यहाँ तक पहुंची कैसे? वो तो पहले से वही थी, एम्बेसडर की बेटी है, ठीक है कुवैती है, लेकिन बट जब वॉर हो रही थी मैं खुद वॉर पे था, हम लोग तो कोई निकल नहीं पाए थे काफ़ी अरसे तक, ठीक है ना। वो एक हर जगह से निकल के वहाँ अमेरिका पहुँच भी गई थी। एनीवेज वो अलग बात है, लेकिन जब आपने ये बात की कि इज़राइल को अमेरिका बहुत सपोर्ट करते हैं, एक बहुत अहम ख़बर वहाँ से निकली है, वो ये कि अमेरिका की दुनिया के अंदर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वेपन्स के। जब ये इराक से छोड़ के गए या जब अफगानिस्तान से छोड़ के गए, आपने देखा होगा कि उन्होंने जो भी फोर्सेस वहाँ थे उन्होंने किसी जगह गया वहाँ पे उनको बहुत सारा असला मिला। तो इस तरह से US बहुत सारी जगह वीडियोस भी आई जी। तो इनका है वॉर रिजर्व स्ट्रेटेजिक आर्सेनल, इसका WRSA इसका वो एक्रोनिम है। और उस इसराइल के अंदर जो है ना वो एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, जहाँ पर बहुत सालों से
यूएस का आर्स यानी बेसिकली वेपन्स होते हैं वहाँ पे। तो पहली बात, वहाँ वेपन्स क्यों होते हैं? इसराइल तो उनका एलाई है, ठीक है, बल्कि वो है वॉर रिजर्व स्ट्रेटेजिक एलाइज बल्कि है एलाइज, और उसमें आई करके इसराइल है। तो बेसिकली यानी जो एलाइज हैं हम उनके पास अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखते हैं वॉर के लिए। तो इसराइल उनका एलाई है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो मिडिल ईस्ट के अंदर रिजर्व कर रखने का मकसद है दिस इज अगेंस्ट मुस्लिम कंट्रीज। वो सर पूरे एरिया में कंट्रोल करने के लिए उस पूरे एरिया को। अच्छा, अब बहुत अरसे से उस रिजर्व पर रिस्ट्रिक्शंस थी। हमें पता है कि इसराइल को हर साल एक्स अमाउंट मिलता है यूएस से, आजकल उसकी 3.8 बिलियन फिक्स है, उसके अलावा भी इनको कुछ चीज़ें मिलती हैं। लेकिन उस 3.8 बिलियन जो इसराइल को मिलता है, जो अमेरिका अगर उसको कोई वेपन्स चाहिए होते तो रिक्वेस्ट करते हैं, अमेरिका का जो रिजर्व है वहाँ से सस्ते में उसको मिल जाता है। ऑलरेडी उसको अमेरिका से पैसे मिलते हैं। फिर यानी अगर लेट्स से कोई $1 मिलियन की चीज़ है, उसको अपनी तरफ से $10,000 डालने पड़ेंगे, लेकिन जो बाकी जो 990,000 है वो यूएस से मिल रहे हैं और वो इतने खरीद काम हो रहा है। तो एनीवेज उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। वो जो स्टॉक पाइल है यूएस के यानी जितनी भी दुनिया के अंदर स्टॉक पाइल्स हैं उसको रिप्लेनिश करने के लिए इन्हें हर साल उनकी लिमिट है $400 मिलियन। जो इसराइल का है, इसराइल के अंदर जो यूएस का रिजर्व है उसकी 200 यानी आधी जो है वहाँ पर, यानी पूरी दुनिया में 200 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहीं 10 मिलियन कहीं 20 मिलियन। इसराइल के अंदर 200 मिलियन की वो है लिमिट। यानी ये आप समझे कि 200 मिलियन जो रेप्लेनिश हो रहा है वो इसराइल इस्तेमाल कर रहा है, और इन एडिशन टू जो उसको बेसिकली एड मिल रही है, मिलिट्री एड भी जो मिलती है, उसके अलावा ये है जी। अब जो बाइडन ने जो बिल एक रखा है उसमें जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उस स्टॉक पाइल को एक्सेस करने के लिए वो सब हट जाएंगी, और कोई पूछ-गुछ नहीं होगी, कोई पूछगछ नहीं होगी, कोई ओवरसाइट नहीं होगी। यानी कांग्रेस की हर चीज़ में यूएस के अंदर ओवरसाइट होती है कि अगर अमेरिका कुछ कर रहा है तो अगर प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव ब्रांच कुछ चल रही है तो लेजिस्लेटिव ब्रांच को ये हक होता है कि उनको पता चले। अब उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। तो ये इस तरह के मौके पे ऐसी चीज़ें होती हैं। जब 9/11 हुआ तो फ़ौरन उसके 2-3 महीने बाद जो है पेट्रियट एक्ट लेके आ रहे थे। तो इनका बेसिक मकसद यही है कि मेजॉरिटी आवाम से किस तरह से राइट्स लेनी है, लीगली राइट्स लेनी है, और इनको पता भी नहीं चले कि बेसिकली हम इवेंचुअली इनके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब पैशंस हाई होते हैं ना, इंसान कुछ नहीं सोचा उसमें ऐसे फैसले कर लेता है, फिर जब थोड़ी देर बाद एहसास होता है इसके रैमिफिकेशंस। तो इस तरह से उन्होंने ये मौके का फ़ायदा उठा के इसराइल के ऊपर से सारी लिमिट्स हटा दी। तो जो इसराइल को चाहिए होगा, जो वेपन्स उसको चाहिए होंगे, जितनी मर्जी चाहिए होंगे, उस पर अब कोई लिमिट्स नहीं होगी। और ये आप ये देख लें कि ये फ़लस्तीन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट आर्म। वहाँ पर कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, मेक शिफ्ट वेपन्स उनके पास है, मेक शिफ्ट। ये कोई हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं है। आई मीन जो इसराइल के पास वेपन्स है वो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, और वो कितना उन्होंने उस पर तबाही किया हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कस की थी कि जो यूक्रेन के अंदर 1.5 साल के अंदर बम्बार्डमेंट हुई थी वो 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने गज़ा के अंदर की थी, ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा। और जो अभी तक जो बच्चे यूक्रेन में उनकी डेथ्स हुई है इतने 1.5 साल के अंदर, उसकी तादाद आई थिंक 600 से कम है, और वी ऑलरेडी नो यहाँ पे 6000 से बढ़ गई है गज़ा के अंदर। तो आप देख लें इतना फ़र्क है, ड्रास्टिक फ़र्क है। उसके बावजूद यूएस जो है कंटिन्यूसली इसराइल को आर्म कर रहा है, और सिर्फ इसराइल ही, सिर्फ यूएस ही नहीं, बाकी भी कंट्रीज़ कर रहे हैं। इवन तुर्की जो बज़ाहिर बहुत सारा वोकल होते हैं उनके लीडर, अभी तक उनकी ट्रेड उनके साथ कम नहीं हुआ है। अज़रबैजान वो कंट्री है जिसके जब गज़ा का ये इशू शुरू हुआ था, उधर इसराइल को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जो मेन लैंडमार्क थी उस पर इसराइल का झंडा लगाया था। उनका 30% जो इसराइल की फ्यूल नीड्स है वो अज़रबैजान से आती है, वो विया टर्की आती है। टर्की के अभी तक मैंने अक्टूबर 7 से लेके नवंबर मैं 19 की बात कर रहा हूँ, नवंबर 19 तक तकरीबन 300 कार्गो शिप्स आए ट्रेड के। तो आई मीन दिस इज ऑल गोइंग। और फिर दुबई के आपको पता है फॉरेन मिनिस्टर ने तो ऑलरेडी कहा था कि हम बिजनेस और पॉलिटिक्स को सेपरेट रखते हैं। तो वो बेसिकली खुल्लम खुला कह रहे हैं कि वी डोंट केयर जो ये फ़लस्तीन के साथ कर रहे हैं, हम तो इनके साथ बिजनेस करेंगे, खुल्लम खुला करेंगे, वी डोंट केयर। बहरीन का भी बयान आ चुका है,
इस सीसी ने ऑलरेडी बहुत सारी क्या कहते हैं कंसेशंस उनको दिए। जॉर्डन भी अपने अवाम को रुका हुआ है। इनफैक्ट इन दिनों ये चीज़ भी ज़ाहिर हुई कि जब 1990 के अंदर जब कुवैत और इराक़ की जंग हुई थी, उस वक्त कुवैत को लिबरेट करने के लिए यूएस ने इराक़ पे वॉर की थी। उस वक्त हुस्नी मुबारक जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उनको पैसे दिया गया था कि आप इससे बाहर रहेंगे, यू विल नॉट इंटरफेयर इन दिस। अभी भी उनके साथ यही डील हो रही है कि आप पैसे ले लें, आपके पास इतना कर्जा है, आप पैसे ले लें और गज़ा वालों को अपने पास रख लें। तो ये चीज़ें इन वर्क्स हैं। आपको पता चलेगा ये जो लीडर्स हैं, चाहे वो सीसी हो या ये हो, दे ओनली कंसर्न अबाउट मेंटेनिंग देयर पावर और मेंटेनिंग देयर लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ एवरीबॉडी एल्स। उससे अपने मुल्क के अंदर भी फसाद हो रहा है, फितना फैल रहा है, और दुनिया के अंदर भी फसाद और फितना फैल रहा है, और दे आर सपोर्टिंग द फोर्सेस ऑफ फितना एंड फसाद। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अ होल कम्युनिटी मुसलमान को, कि गेम ये हो रही है। वो खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग कर चुके हैं, हम खुल्लम खुल्ला हाथ खड़े कर चुके हैं कि हमें इससे कोई आपको जो करने करें। बिल्कुल ये दोनों सूरतों के अंदर जो है वो उनका चेहरा बहुत पहले बहुत सामने आ चुका था। बहुत कुछ जो थोड़ा बहुत छुपा हुआ था वो भी सामने आ गया। लेकिन यहाँ इस तरफ, इस ब्लॉक के अंदर, जिसको हम OIC कहते हैं, इस पूरे ब्लॉक के अंदर जो है वो भी जो कुछ बहुत सारा पहले छुपा हुआ था वो सब कुछ अब खुलकर सामने आ गया। तो ये अल्लाह ताला की तदबीर है कि वो किस तरह से जो है वो स्याह को, जिसके ऊपर पर्दा डला होता है सफ़ेद का, पर्दा हटाकर उसको स्याह को स्याह दिखा देता है। ये अल्लाह ताला की तदबीरें हैं। और लेकिन इसके अंदर जो, इस शर के अंदर जो खैर का पहलू है वो तो ये है कि ये सब एक्सपोज हो गए। लेकिन उसके अंदर सवाल ये है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी कहाँ अदा करें। बेशक सवाल ये है जिसका हमें जवाब देना है, और हम सबको अपने लिए तैयारी करके रखनी है कि इस सवाल का जवाब हम क्या देंगे। बिल्कुल सही बात। रज़ान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं आपको बात जो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे वो समझ में आई होगी। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन इसी तरह के मालूमाती प्रोग्राम के और इसी तरह की जो अवेयरनेस की कोशिश हम करते रहते हैं उनके बारे में आप जल्द से जल्द नोटिफाई हो सकें। दिस वाज मोहम्मद साद असलम साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।